नमस्कार मित्रों, हिमाचल प्रदेश के 500 प्रश्नों की सुपर सीरीज में आपका स्वागत है। यह सभी 500 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। जो भी प्रश्न मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, पहले वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज हम पार्ट 7 के साथ कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इससे पहले पार्ट 6 नहीं देखे तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी वीडियो को एक साथ देखने का मजा ले सकते हैं। इसके साथ आज हम पहले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन से ग्लेशियर का अर्थ लाहौल की स्थानीय भाषा में टूटी हुई चट्टान होता है? आप पास ऑप्शन है लेडी ऑफ केलोंग, गेफांग ग्लेशियर, पेराद ग्लेशियर और अंत में शशीन और थंगगोम्पा ग्लेशियर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पेराद ग्लेशियर। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ किताबों में पिराड ग्लेशियर दिया है और कुछ किताबों में पेराद ग्लेशियर, दोनों का मतलब एक ही है। अब बात करते हैं पेराद ग्लेशियर की। जो पेराड ग्लेशियर है यह लाहौल स्पीति के पाटन घाटी में स्थित है और पाटन घाटी की स्थानीय भाषा में इसको टूटी हुई चट्टान कहा जाता है। और जिस प्रकार पाटन घाटी की स्थानीय भाषा में पेराड का मतलब टूटी हुई चट्टान होता है, ठीक उसी प्रकार चंद्र घाटी की स्थानीय भाषा में शिगड़ी का मतलब ग्लेशियर होता है। और यहाँ पर शिगड़ी से याद आता है बड़ा शिगड़ी। जो बड़ा शिगड़ी है यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो लाहौल स्पीति में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है और यह ग्लेशियर चंद्रताल झील को पानी देता है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि एंड्रू विल्सन ने लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा था। ये बात हो रही है 1873 ईस्वी की। और कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से आता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति को किसने कहा था कि यह रहने योग्य भूमि नहीं है? तो आपका उत्तर होना चाहिए रुडयार्ड किपलिंग। इसके साथ बात करते हैं ऑप्शन की, ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। लेडी ऑफ केलोंग, जो लेडी ऑफ केलोंग है ये लाहौल स्पीति की बाघा घाटी में स्थित है। और लेडी ऑफ केलोंग का नामकरण अंग्रेजी महिला लेडी एल्शिंदे ने दिया था। इसके साथ अगले ऑप्शन को देखते हैं, गेफांग ग्लेशियर। सबसे पहले समझते हैं जो गेफांग ग्लेशियर है। कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से आता है, लाहौल का मणिमहेश किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए गेफांग ग्लेशियर को। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए गेफांग ग्लेशियर की जो आकृति है ना, वो स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न चोटी की तरह दिखाई देती है। और गेफांग ग्लेशियर के साथ साथ चोटी भी है। इससे पहले वाले वीडियो में बोले तो पार्ट 6 में मैंने गेफांग चोटी और गेफांग गो चोटी के बारे में विस्तार से बताया है, आप उसको देख सकते हैं। जितना आप एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न को लिंक करते हैं तो आपके हिमाचल प्रदेश के जीके के कंसेप्ट उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके साथ हम आज के अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, शशीन और थंगगोम्पा ग्लेशियर। यह ग्लेशियर लाहौल स्पीति के चंद्रा घाटी में स्थित है जो चंद्रा नदी को पानी देते हैं। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। इस प्रश्न से संबंधित जितने भी मैंने आपको तथ्य बताए वो सभी तथ्यों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि इससे पहले कि आपने सभी पार्ट देख लिए होंगे और वो सभी वीडियो आपको पसंद आए होंगे। इसके बावजूद अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको हिमाचल प्रदेश जीके से संबंधी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे जिससे आपका आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके साथ आज के अगले प्रश्न की रुख करते हैं, संसार का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है लोसर, तशीगंग, हिकिम और रोंगटोंग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिकिम। सबसे पहले हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस हिकिम हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के स्पीति में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इस पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर बोले तो हिकिम पोस्ट ऑफिस के प्रथम पोस्ट मास्टर रिचेन शेरिंग थे, जिन्होंने 35 वर्षों तक इस पोस्ट ऑफिस में अपनी सेवाएं दी। इसके साथ अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं लोसर की। जो लोसर है यह दो शब्दों को मिलाकर बना है, लो प्लस सर। लो का मतलब होता है नया, सर का मतलब होता है वर्ष। ये बात हो रही है तिब्बती भाषा की। तिब्बती भाषा में लोसर का मतलब होता है नया वर्ष। यह जो लोसर का जो त्योहार है यह नए वर्ष में मनाया जाता है। और कई बार प्रश्न आता है कि हिमाचल प्रदेश में लोसर कौन से जिले में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए लाहौल स्पीति और किन्नौर। इस त्योहार को मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म के लोग मनाते हैं। अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा, यार लोसर तो हमने गांव का नाम पढ़ा था। जी हाँ, लोसर लाहौल स्पीति का एक अंतिम गांव भी है और लोसर एक त्योहार भी है। कंफ्यूज नहीं होना है। इसके साथ अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं,
तशीगंग। जो तशीगंग है इसको अप महल तशीगंग के नाम से भी जानते हैं और यह दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है। हाल ही में कुछ समय पूर्व जो मंडी लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे तो यहाँ पर 100% मतदान का रिकॉर्ड बना था। साथ ही साथ आपको एक और जानकारी दे दूं, यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 37 है। और अंत में बात करते हैं रोंगटोंग की। जो रोंगटोंग है ये एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित हाइड्रो प्रोजेक्ट है और जिसकी कैपेसिटी 2 मेगावाट है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक रोंगटोंग है और एक शोंगटोंग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिन्होंने मेरे इससे पहले वाले सभी पार्ट देखे होंगे उनको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, इसीलिए सभी पार्ट देखें। आपको हर पार्ट में हर प्रश्न की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर कुल्लू जिले में स्थित है जिसकी ऊंचाई 4940 मीटर है? आपके पास ऑप्शन है इंद्रकिला, इंद्रसन, इंद्रहार और उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंद्रकिला। देखो जिस तरह का आजकल कंपटीशन है उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए प्रश्न बनाए गए हैं। अब आपको ऐसा नहीं आएगा कि इंद्रकिला कौन से जिले में स्थित है, इस तरह का प्रश्न नहीं आएंगे। अब आपको प्रश्न को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया जाएगा, इसीलिए कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका उत्तर इंद्रसन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले हमें प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। जैसे प्रश्न में कहा गया है निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर कुल्लू में स्थित है। अब पर्वत शिखर दोनों चोटियां हमारी जो इंद्रकिला और इंद्रसन दोनों चोटियां कुल्लू में है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि जिसकी ऊंचाई 4940 मीटर है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंद्रकिला। अब बात करते हैं इंद्रसन की। इंद्रसन कुल्लू में है जो एक चोटी है और इसकी ऊंचाई 6220 मीटर है। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देना है इंद्रकिला एक चोटी भी है और इंद्रकिला एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है, जिसकी स्थापना 2010 को हुई थी जो कुल्लू जिले में स्थित है। और अंत में बात करते हैं इंद्रहार की। सबसे पहले समझते हैं ये इंद्रहार क्या है। इंद्रहार एक दर्रा है जिसकी ऊंचाई 4320 मीटर है जो कांगड़ा और भरमौर के बीच में है। तो इस प्रकार हमें पता चला इंद्रकिला और इंद्रसन कुल्लू में है जो चोटियां हैं और इंद्रहार भरमौर और कांगड़ा के बीच में पड़ता है जो एक दर्रा है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से चंबा में कौन सी दर्रा है? आपका ऑप्शन है दराटी दर्रा, दुलची दर्रा, कुक्ती दर्रा और कुंजुम दर्रा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दराटी दर्रा। चलो अब दराटी दर्रा को समझते हैं। जो दराटी दर्रा है यह चंबा और पांगी के बीच में है और जो इसकी ऊंचाई है वो 4720 मीटर है। अगर आप दरों में या चोटियों में कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैंने दरों और चोटियों से संबंधित ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाई है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। सभी चोटियां और सभी दरें ट्रिक के माध्यम से बनाई गई है और बहुत आसान ट्रिक है। इसके साथ अगला ऑप्शन देखते हैं दुलची दर्रा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक दराटी दर्रा है और एक दुलची दर्रा है। जो दुलची दर्रा है वो कुल्लू और मंडी के बीच में है और जिसकी ऊंचाई 2788 मीटर है। इन दो दरों से हम अब ये समझे दराटी दर्रा चंबा पांगी, दुलची दर्रा कुल्लू और मंडी। इसके साथ बात करते हैं कुक्ती दर्रा की। जो कुक्ती दर्रा है इसकी ऊंचाई 4661 मीटर है और यह लाहौल और भरमौर के बीच में स्थित है। अंत में बात करते हैं कुंजुम दर्रा की। जो कुंजुम दर्रा है ये लाहौल स्पीति में है और इसकी ऊंचाई 4520 मीटर है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैं दरों और चोटियों की ऊंचाई क्यों बता रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आजकल परीक्षा में दरों और चोटियों के अलावा इसकी ऊंचाई भी पूछी जा रही है। इसके साथ अगले प्रश्न को रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस मंदिर को 84 घंटियों का मंदिर कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है त्रिलोकपुर मंदिर, मसरूर रॉक कट टेम्पल, सूर्य टेम्पल और अंत में बात करते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए त्रिलोकपुर मंदिर। यहाँ पर सबसे पहले हमें यह समझना है कि त्रिलोकपुर मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बालासुंदरी मंदिर, क्योंकि त्रिलोकपुर मंदिर माता बालासुंदरी को समर्पित है और इस मंदिर को दीप प्रकाश ने बनाया था और यह बात हो रही है 1573 ईस्वी की। और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। इसके साथ बात करते हैं ऐसे ही नाम का एक मंदिर है जिसको बोलते हैं त्रिलोकीनाथ। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, त्रिलोकीनाथ लाहौल स्पीति में है और त्रिलोकपुर सिरमौर में है। इसके साथ अगला ऑप्शन देखते हैं मसरूर रॉक कट टेम्पल।
यह कांगड़ा में स्थित है और यह 15 मंदिरों का समूह माना जाता है। इसके साथ बात करते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये चंबा में है और इसको 6 मंदिरों का समूह कहा जाता है। और इसके साथ कई बार प्रश्न आता है इस तरह का भी, 84 मंदिरों का समूह कहाँ है, तो आपका उत्तर होना चाहिए चंबा जिले के भरमौर में। इस प्रश्न के निष्कर्ष की अगर बात की जाए तो इस प्रश्न से हम यह समझे कि 84 घंटियों का मंदिर त्रिलोकपुर या बारासुंदरी मंदिर को कहते हैं, जो सिरमौर में स्थित है। और यहाँ पर ऐसा ही एक दूसरा प्रश्न है जो कंफ्यूज करता है 84 मंदिरों का समूह। देखो अभी पहले बात की हमने 84 घंटियों की बात, अभी बात कर रहे हैं 84 मंदिरों का समूह। जो 84 मंदिरों का समूह है ये भरमौर में है, भरमौर चंबा में पड़ता है। इसके साथ बात करते हैं मसरूर रॉक कट टेम्पल की, जो 15 मंदिरों का समूह माना जाता है। और अंत में बात करते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर की। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये चंबा में स्थित है और ये 6 मंदिरों का समूह है। मंदिरों के समूह से अगर आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न आता है तो आपको उसको छोड़कर नहीं आना है। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और साथ ही साथ आपने इस वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर भी कर दिया होगा। अगर आपके एकमात्र शेयर से आपके इर्द गिर्द किसी भाई का भला होता है तो शिक्षित होने के नाते ये भला आपको कर देना चाहिए। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले को कब जीता था? आपके पास ऑप्शन है 1337, 1365, 1009 और 1398। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1337। यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा किले को लूटा था या जीता था उस दौरान कांगड़ा का राजा कौन था? तो आपका उत्तर होना चाहिए पृथ्वीचंद। अब बात करते हैं 1365 की। जब भी हम 1365 की बात करते हैं उस समय हमारे दिमाग में फिरोज शाह तुगलक आना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में कांगड़ा किले पर अटैक किया था और अटैक करने के बाद जब कब्जा किया उसके बाद ज्वालामुखी से 1300 पुस्तकें लेके सभी 1300 पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया। और यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फारसी में उन 1300 पुस्तकों को किसने अनुवाद किया? तो आपका उत्तर होना चाहिए अजुद्दीन खालिद खानी ने। और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर अटैक किया था तब वहां का राजा कौन था? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए रूपचंद। और जब हम रूपचंद की बात करते हैं तो आपने कांगड़ा के राजा संसार चंद का नाम सुना होगा, जो कांगड़ा का सबसे शक्तिशाली राजा था और यह रूपचंद के बेटे थे। अब बात करते हैं 1009 की। जब भी हम 1009 की बात करते हैं तो उस समय हमारे दिमाग में मोहम्मद गजनबी का कांगड़ा अटैक याद आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि 1009 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। और कई बार प्रश्न इस तरह से भी आता है कि उस दौरान कांगड़ा का राजा कौन था? तो आपका उत्तर होना चाहिए जयचंद। इसके साथ अंतिम ऑप्शन देखते हैं 1398 की। जब भी 1398 की बात आए तो हमें तैमूर लंग याद आना चाहिए। तैमूर लंग ने 1398 में कांगड़ा पर आक्रमण किया था और बहुत सारे मंदिरों को तहस नहस करके चले गया था। उस समय कांगड़ा के राजा मेघचंद थे। यहाँ पर आपको 3 चीजें मुख्य तौर पर ध्यान देना है। एक, किसने अटैक किया, कब अटैक किया और उस समय वहां का राजा कौन था। अगर हम इस प्रश्न का निष्कर्ष निकालें तो अभी तक इस प्रश्न से हम यह समझें कि 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अटैक किया और 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया था, 1009 में मोहम्मद गजनबी ने अटैक किया था और 1398 में तैमूर लंग ने अटैक किया था। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में कौन सा स्थान स्थित है? आपके पास से ऑप्शन ए नेहरू कुंड, ब्यास कुंड, रुक्मणी कुंड और देई कुंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रुक्मणी कुंड। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। नेहरू कुंड और ब्यास कुंड ये दोनों कुंड कुल्लू जिले में स्थित है। और अंत में बात करते हैं देई कुंड की। जो देई कुंड है यह चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। इसके साथ अगले प्रश्न की रुख करते हैं। खारा का खाला निम्न में से कौन सी नदी की सहायक खड्ड है? आपका ऑप्शन है बाटा, बेरास्यूल और रीना, अंत में न्यूगल। इसका सही उत्तर होगा बाटा। सबसे पहले समझते हैं जो बाटा नदी है यह यमुना नदी की सहायक नदी है और यह सिरमौर में स्थित है। इसके साथ बात करते हैं बेरा और सियूल नदी की। जो बेरा सियूल नदी है ये दोनों नदियां रावी नदी की सहायक नदियां हैं। इसके साथ बात करते हैं रीना नदी की। जो रीना नदी है
यह सोलन जिले के परमाणु में स्थित है। कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से आता है कि टिम्बर ट्रेल कौन सी नदी पर बनी हुई है, तो आपका उत्तर होना चाहिए रीना नदी पर। इसके साथ अंत में बात करते हैं न्यूगल नदी। जो न्यूगल नदी है यह कुल्लू जिले में पड़ती है और यह ब्यास नदी की सहायक नदी है। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न देखते हैं, निम्न में से चंबा में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? आपके पास ऑप्शन है शिल्ली, नारगू, गंगुल और तालरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गंगुल। सबसे पहले समझते हैं जो गंगुल है यह चंबा में स्थित है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। साथ ही साथ हमें यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए यह हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। बात करते हैं शिल्ली की। जो शिल्ली है यह सोलन में पड़ता है और यह हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। जब हमें सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य शिल्ली का पता चल चुका है तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कीपर, जो लाहौल स्पीति में स्थित है। इसके साथ बात करते हैं नारगू वन्यजीव अभयारण्य की। नारगू वन्यजीव अभयारण्य मंडी में पड़ता है और इसकी स्थापना 1962 को हुई थी। और इसके साथ परीक्षा की दृष्टि से मंडी से पूछे जाने वाले कुछ वन्यजीव अभयारण्य जैसे बांदली वन्यजीव अभयारण्य और शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य। अंत में बात करते हैं तालरा वन्यजीव अभयारण्य की। जो तालरा वन्यजीव अभयारण्य यह शिमला में पड़ता है और इसकी स्थापना भी 1962 में की गई। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? आपके पास ऑप्शन है विक्रम बत्रा, संजय कुमार, धन सिंह थापा और सोमनाथ शर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सोमनाथ शर्मा। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं ऑप्शन के तौर पर आपको जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं इन सभी लोगों को परमवीर चक्र से नवाजा गया। अब सभी व्यक्ति को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ शर्मा की। जो सोमनाथ शर्मा थे ये कांगड़ा के रहने वाले थे और इन्हें मरणों उपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए इन्होंने 1947 में कश्मीर ऑपरेशन के दौरान अपना बलिदान दिया था। और कई बार प्रश्न आता है कि यह कौन से रेजिमेंट से थे, तो आपका उत्तर होना चाहिए 4 कुमाऊं रेजिमेंट से। अब बात करते हैं धन सिंह थापा की। गोरखा राइफल से संबंध रखने वाले कैप्टन धन सिंह थापा को अक्टूबर 1962 में चीन के साथ लड़ाई में अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। और इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए यह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से थे। इसके साथ अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं विक्रम बत्रा। कांगड़ा के कैप्टन विक्रम बत्रा को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य शौर्य दिखाने के लिए मरणों उपरांत परमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया। अंत में बात करते हैं संजय कुमार की। राइफलमैन संजय कुमार को 1999 में कारगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय के दौरान अदम्य शौर्य दिखाने के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। और कई बार प्रश्न इस तरह से आता है कि राइफलमैन संजय कुमार कौन से जिले से संबंध रखता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बिलासपुर। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। संजय कुमार और धन सिंह थापा को जीते जी परमवीर चक्र से नवाजा गया और विक्रम बत्रा और मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणों उपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। आशा करता हूं कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर रहे होंगे। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं? आपके पास मेले दिए हैं, आपको इनमें से बताना है अंतर्राष्ट्रीय मेला इनमें से कौन है। ऑप्शन में है शिमला समर फेस्टिवल, मनाली विंटर कार्निवल और होली त्योहार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया, जैसे शिमला समर फेस्टिवल, मनाली विंटर कार्निवल और होली त्योहार। इसके साथ देखते हैं सिरमौर का रेणुका मेला और कुल्लू का दशहरा, मंडी की शिवरात्रि और चंबा का मिंजर मेला और रामपुर का लबी मेला जो सबसे पुराना व्यापारिक मेला माना जाता है। इसके साथ बात करते हैं होली मेले की, जिसकी शुरुआत संसार चंद की है। और जो होली त्योहार है या होली मेला है यह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुजानपुर टीरा में मनाया जाता है। इस प्रकार हमें पता चला हिमाचल प्रदेश में 8 अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं
अगर आपको हिमाचल प्रदेश के मेले के बारे में विस्तार पूर्वक और ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है तो उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। इसके साथ आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी में कौन सा मंदिर स्थित है? आपके पास ऑप्शन दिया है कामाख्या मंदिर, कामना मंदिर, कटाक्षन मंदिर और टोणी देवी का मंदिर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है कामाख्या मंदिर। अब बात करते हैं कामाख्या मंदिर की। जो कामाख्या मंदिर है यह मंडी जिले के करसोग में पड़ता है और इसकी स्थापना भगवान परशुराम द्वारा की गई। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस मंदिर का निर्माण पैगोडा शैली में किया है और सैन्य राजाओं की इसे कुल देवी माना जाता है। इसके अलावा मंडी में कुछ महत्वपूर्ण मंदिर हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि अर्धनारीश्वर मंदिर, पंचवक्त्र मंदिर, मगरू महादेव मंदिर, तारना देवी मंदिर। ये सभी मंदिर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ बात करते हैं कामना मंदिर। जो कामना देवी मंदिर है यह शिमला के प्रोस्पेक्ट हिल में स्थित है। इसके साथ देखते हैं कि शिमला के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जो परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं, जैसे कि कालीबाड़ी मंदिर हो गया, भीमा काली मंदिर हो गया या हाटकोटी मंदिर हो गया। इसके साथ अंत में बात करते हैं नीरद का सूर्य मंदिर। कई बार एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कौन सी शैली में बनाया गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए शिखर शैली में। यहाँ पर ध्यान देना है, आजकल एग्जाम में मंदिर के साथ साथ उसकी शैलियाँ भी पूछी जा रही है। आपको उस मंदिर दिया होगा तो आपको उसकी शैली बताना है कि यह कौन सी शैली में बना है। शैली का ज़्यादा संबंध कुछ नहीं है। शैली का मतलब है कि जो मंदिर है उसका जो छत है वो किस आकार का बना है। ठीक है, जैसे कि कुछ शैलियाँ हैं, जैसे कि शिखर शैली हो गई, समतल छत शैली हो गई, गुंबजाकार शैली हो गई या स्तूपाकार शैली हो गई। अंत में बात करते हैं पैगोडा शैली की। कभी इस विषय पर मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आऊँगा और विस्तार पूर्वक इस पर बात करेंगे। आज के अगले ऑप्शन की ओर देखते हैं। कटासन मंदिर। जो कटासन मंदिर है ये सिरमौर जिले में पड़ता है और इस मंदिर का निर्माण राजा जगत प्रकाश द्वारा किया गया। अंत में बात करते हैं टोणी देवी मंदिर। जो टोणी देवी मंदिर है यह हमीरपुर में पड़ता है और इसके साथ देखते हैं कि हमीरपुर से एग्जाम में कौन कौन से मंदिर बार बार पूछे जाते हैं, जैसे मुरली मनोहर मंदिर, गसोता मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट, और बाबा बालकनाथ मंदिर। अंत में बात करते हैं नर्देश्वर मंदिर की। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एक है अर्धनारेश्वर मंदिर वो है हमारा मंडी में और एक है नर्वदेश्वर मंदिर वो है हमीरपुर में। इसके साथ अगले प्रश्न की रुख करते हैं। कुनियार रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके पास ऑप्शन है अभोजदेव, जेठपाल, चारू राजा और घमंडचंद। इसका सही उत्तर होगा अभोजदेव। आजकल रियासत की स्थापना से संबंधी एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, इसीलिए इस टॉपिक को स्किप करके ना जाएं। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन की, ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। बात करते हैं जेठपाल की। जो जेठपाल थे इन्होंने नूरपुर रियासत की स्थापना की थी। और इसके बाद बात करते हैं चारू राजा की। जो चारू राजा है इससे संबंधित एग्जाम में कई बार प्रश्न देखने को मिलता है। जो चारू राजा है इन्होंने भज्जी रियासत की स्थापना की थी। अंत में बात करते हैं घमंडचंद की। जो घमंडचंद है इन्होंने सुजानपुर रियासत की स्थापना की थी। इसके साथ अगले प्रश्न की रुख करते हैं। हमीरपुर जिले का क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अच्छा प्रश्न है। इसका आपके पास ऑप्शन है 2.01, 3.51 और 2.468% और 5%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2.01%। यहाँ पर सबसे पहले हमें हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में समझने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है और हमीरपुर क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 1,118 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसको प्रतिशत में निकालते हैं तो 2.01% आता है। इसके साथ बात करते हैं लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और जिसका क्षेत्रफल 13,835 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसकी प्रतिशतता की बात करते हैं तो यह 24.68% आता है। जब हम हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हिमाचल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। आपका उत्तर होना चाहिए 1.7%। जब हम हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो इसके साथ हमें भारत के क्षेत्रफल की भी बात करनी चाहिए। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है।
परीक्षा की दृष्टि से सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में धामी गोली कांड कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1939, 1937, 1942 और 1948। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1939। सबसे पहले समझते हैं ये धामी क्या चीज है। जो धामी है एक रियासत थी और इस रियासत की राजधानी हलोग थी। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। 1937 में एक धामी में प्रेम प्रचारिणी सभा धामी का गठन किया गया था जिसका नेता सीताराम थे। उसके बाद 13 जुलाई 1939 को प्रेम प्रचारिणी सभा धामी को धामी रियासत प्रजामंडल में बदल दिया गया। उस समय वहां के राजा दलीप सिंह राणा थे। ये बात हो रही है 1939 की। और बात करते हैं धामी गोली कांड की। जो धामी गोली कांड है ये 1939 में हुआ था। कई बार प्रश्न आता कि इसमें कितने लोगों को मारा गया। इसमें 2 लोगों को मारा गया। उनका नाम उमादत्त और दुर्गा सिंह था। साथ ही साथ हमें यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि धामी गोली कांड के मुख्य नेता बागमल सोंठा थे। धामी गोली कांड से संबंधी कई बार प्रश्न एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसको नेहरू जी ने धामी गोली कांड की जांच के लिए नियुक्त किया था। तो आपका उत्तर होना चाहिए पंजाब के मशहूर वकील दुनीचंद को। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं 1937 में जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रेम प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं 1942 की। 1942 में पजौता आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के मुख्य नेता वैद्य सूरत सिंह थे। जो पजौता है यह सिरमौर में पड़ता है। अंत में बात करते हैं 1948 की। 1948 में सुकेत सत्याग्रह हुआ था जिसका नेतृत्व पंडित पद्मदेव ने किया था। इस प्रश्न से संबंधी मैंने आपको जितने भी तथ्य बताए हैं ये सभी तथ्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आप इनके नोट्स बनाएं और बार बार रिवाइज करें। ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इसके साथ अगले प्रश्न को चलते हैं। हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति व भाषा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1968 में। इसके साथ रुक करते हैं ऑप्शन की तरफ 1971। जब भी हम 1971 की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा आना चाहिए। जैसे आपको पता है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया था और यह भारत का 18वां राज्य बना था। इसके साथ 1971 में क्या हुआ चलो देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग का गठन भी 1971 में हुआ था। इसके साथ बात करते हैं 1966 की बात करते हैं। जब भी 1966 की बात होती है तो उस दौरान हमारे दिमाग में 2 चीज़ें मुख्य तौर पर आनी चाहिए। एक हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला 1966 में बनी थी। दूसरा हिमाचल प्रदेश को विशाल हिमाचल घोषित किया था। अंत में बात करते हैं 1972 की। 1972 में आपने बस इतना ध्यान रखना है जिलों का पुनर्गठन हुआ था जिसमें हमीरपुर, सोलन और ऊना जिले का निर्माण हुआ था। ये बात हो रही है 1 सितंबर 1972 की। इसके साथ अगले प्रश्न को रुख करते हैं। 1951-52 में गठित पहली बार विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3 या 1 भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत करने का प्रावधान नहीं है। जैसे आपको पता है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है जिसमें से सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा में है जैसे आपको पता है कि 15 है और सबसे कम विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति और किन्नौर में जहाँ से एक एमएलए चुन के आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्ति एंग्लो इंडियन जाति के मनोनीत होते हैं और अगर बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में भीड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ज्योरी, ताल, नगवाई और उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। इसके साथ बात करते हैं ज्योरी की। ज्योरी किन्नौर जिले में है। उसके बाद बात करते हैं ताल की। जो ताल है ये हमीरपुर जिले में है। अंत में बात करते हैं नगवाई की। जो नगवाई है ये कुल्लू जिले में है। इसके साथ देखते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से और कौन कौन से प्रजनन केंद्र हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो आपका उत्तर होना चाहिए देवली। जो देवली है यह बिलासपुर में पड़ता है।
प्रजनन केंद्र से एग्जाम में कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से देखने को मिलता है कि लाहौल स्पीति में स्थित लरी नामक स्थान किस प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका उत्तर होना चाहिए घोड़ा प्रजनन केंद्र के लिए। इसके साथ अगले प्रश्न को रुख करते हैं। निम्नलिखित में से रली पूजन का संबंध कांगड़ा में किससे है। आपका ऑप्शन है जन्म से, मृत्यु से, शराब से और शादी से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शादी से। इसके अलावा कांगड़ा में एक और भी शादी से संबंधी एक रस्म है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। उसका नाम है सिरगुंडी रस्म, जो शादी से संबंधी है। इसके साथ अगर हम जन्म की बात करते हैं तो जन्म से संबंधी एक रीति रिवाज है, उसका नाम है सूतक। योग एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को रुख करते हैं। निम्न में से चंबा में कौन सी खेती का शुभारंभ 1880 में हुआ था। आपके पास ऑप्शन है कुंठ, अफीम, आलू और चाय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अफीम। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। बात करते हैं कुंठ की। जो कुंठ है, कुंठ की खेती होती है, यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल में होती है और इस खेती का शुभारंभ सबसे पहले 1925 ईस्वी में किया गया। इसके साथ लाहौल में एक और खेती भी होती है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, वह हॉप्स की खेती। हॉप्स एक प्रकार का फूल होता है जिससे शराब बनता है। इसके साथ अगला ऑप्शन देखते हैं आलू। अगर हम आलू की बात करें, आलू की खेती शिमला की पहाड़ियों में सबसे पहले मेजर कनेडी ने की थी। यह बात हो रही है 1823 ईस्वी की। इसके साथ अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, चाय। अगर हम चाय की बात करें, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कांगड़ा घाटी में होता है और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कांगड़ा घाटी में चाय की खेती का शुभारंभ 1885 ईस्वी से हुआ था। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सच में यह वीडियो ज्ञानवर्धक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा तो उम्मीद करता हूं अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया होगा।